बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पिछले साल इसी प्लेटफॉर्म पे हमने आपके साथ ट्रांसमिशन की थी मार्का हक़ की, और उन दिनों में पाकिस्तान भारत के दरमियान आज की तारीख को लेके तो जंग भी चल रही थी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह से हमकिनार किया, हमने फ़तह समेटी। सूरत हाल नाज़रीन उस वक्त ये थी कि उस वक्त भी पाकिस्तानी कौम ना डरी थी ना सहमी थी, बल्कि अपनी अफवाज के साथ डट के खड़ी थी। आज भी पाकिस्तानी कौम ना डर रही है ना सहमी है, बल्कि अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। और इस सब में यह है कि हमारी अफवाज जो है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो हम अपने घरों में पुरसकून हो गए सोते हैं। नाज़रीन, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, मतलब किस तरह से उन्होंने हम नूर खान एयरबेस जो है बकौल उनके भारत के तबाह कर दिया था मुकम्मल। किस तरह से लाहौर में समंदर ईजाद हो गया था, मतलब मुझे लाहौर में रहते हुए आज तक समंदर नहीं मिला, उन्होंने समंदर भी ईजाद कर लिया था। फिर उन्होंने तकरीबन ये भी कह दिया हमने इस इलाके पे भी कब्ज़ा कर लिया। कराची की भी वो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, और आज भी हम उनकी वो बातें सुनते हैं, वो ट्रांसमिशन सुनते हैं, और आज भी हम उनकी वो अगर वो सो कॉल्ड किस्म की वीडियोज़ देखते हैं तो बड़ी हंसी आती है उस चीज़ को। मुझे तो अभी भी ऑन एयर बेसिस पे हंसी आ रही है किस तरह के उन्होंने बड़े बड़े सो कॉल्ड किस्म की बातें की थी। बहरहाल जी, बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मार्का हक़ की सेलिब्रेशन को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने से 5 गुना बढ़े और मईशत में तकरीबन 10 गुना बढ़े जो है, ऑलमोस्ट 7-8-10 गुना बढ़े, जो हमारा दुश्मन था उसको नाकों चने चिपवा दिए थे। उस वक्त जो ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, जिन्होंने थ्रू आउट मुझे इस ट्रांसमिशन में सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे स्टूडियो में। आज के दिन भी जब हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, नो डाउट ये भी हमारे साथ उस वक्त ट्रांसमिशंस में रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे इस सारी सूरत हाल में कि मार्का हक़ में हमने एक किस्त दिखाई है। ये मैं नहीं कह रही, हमारे DJSPR साहब ने कल कहा कि हम तब भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं, और किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आँच नहीं ला सकता। ये इतना मजबूत जुमला है नाज़रीन कि जिसे सुन के ना एक दफ़ा अपनी अफवाज पे इस कदर जो है वो प्राउड फील होता है कि वाकई जिस तरह से उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को बचाया था, एक स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, उसके मल्टी डोमेन जो थी, एक स्ट्रेटजी थी, मल्टी डोमेन वॉर थी जिसमें दुश्मन को हमने शिकस्त दी थी। डिस्कशन की तरफ आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान के साथ झड़पों के बावजूद सीज़ फायर बरकरार है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। सूरत हाल कहाँ पे है, क्या वाकई कोई मुआहिदा होने जा रहा है जिसकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है, क्या सूरत हाल है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों की तरफ आपको ले जाऊं, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, सीनियर एनालिस्ट के तौर पे आपने हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर हुसैन साहब हैं, साबिक सफ़ीर, बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। मार्का हक़ सर, हमने एक किस्त दिखाई है, अभी हम तब भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं पाकिस्तान की तरफ। मैंने उस वक्त मैंने कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख नहीं निकालेंगे, हम उसका मुंह नोच लेंगे। आपको याद होगा मेरा ये जुमला। आज जो है वो पाक फौज के तर्जुमान, उन्होंने कल कहा है कि किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। सबसे पहले इस फतह को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं कि सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की अफवाज ने दुनिया की अस्करी तारीख में वो चैप्टर दर्ज किए हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सका। इतने शॉर्ट टाइम में और इतनी बड़ी विक्ट्री कि दुश्मन को अपने एयरक्राफ्ट छुपाने पड़े। हमने स्टेट वेयर सुपीरियरिटी पहले फेज के पहले दिन में ही हासिल कर ली। कोई जगह ऐसी ना छोड़ी उनकी, कोई उनमें गुंजाइश ऐसी नहीं थी कि वो मुकाबला कर सकते। उनकी एयरफोर्स, उनकी ग्राउंड ट्रूप्स, उनकी नेवी, किसी को जरूरत ना हुई। और हमारी तीनों फोर्सेस, ना सिर्फ फोर्सेस, जिस तरीके से अवाम खड़े हुए, जिस तरीके से मीडिया से सपोर्ट किया, जिस तरीके से सारी कौम इकट्ठी होके, वो दिन देखने वाले थे जब लोग, कोई ड्रोन आया था तो नीचे लोग पीछे पीछे भाग रहे थे सर, ड्रोन का कोई हिस्सा उनके हाथ में आ जाए और वो ड्रोन लेके, और बड़े फातिहाना अंदाज में, लोग डरे भी नहीं थे। सर क्या कहेंगे, मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल हो गया,
मतलब जिस तरह से पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर की थी और अनएक्सपेक्टेड था हमारे दुश्मन के लिए कि पाकिस्तान जिस तरह से माशाल्लाह उसने उसको नाको चने चबवा दिए। सबसे पहले तो इस पर कमेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये आज का दिन वाकई बहुत अहमियत भी रखता है और हमारे लिए फख्र और इज़्ज़त का दिन है। ये ज़रा आप अपने पड़ोसियों से पूछे कि ये साल उन पे कैसे गुजरा। सर पूरा साल तो डोनाल्ड ट्रंप उनको वो तान नहीं देता रहा है कि 7 जहाज गिर गए, 10 गिर गए, अब तो 11 तक काउंटिंग चली गई है। अब वो तो उनसे पूछें कि उन पे कितना भारी गुजरा। लेकिन उनकी मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी देखें। पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम कर रहे थे, वो कहने लगे कि हमने न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है कि जो टेररिज्म होगा वो जंग के बराबर होगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आई तो मैंने सोचा कि मेरा कॉल करूं उनको, उनसे कहूँगा कि हमने भी न्यू नॉर्मल एक इस्टेब्लिश किया है कि जब भी आप इस किस्म की बदतमीजी करोगे, मतलब फॉल्स फ्लैग करोगे, देखें ये बाकायदा स्ट्रेटजी है, ये नई डॉक्ट्रिन है, हमें संजीदगी से लेना चाहिए इसको। ये हिंदुस्तान की न्यू डॉक्ट्रिन है कि अगर कुछ उनके मुल्क में होता है, ज़ाहिर वो खुद करते हैं, और फॉल्स फ्लैग जो है वो उनकी अब स्पेशलाइजेशन बन गई है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं वो कनाडा में, वो अमेरिका में, वो बरतानिया में, वो अपने मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म करवाते हैं वो, और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टूल। अब चूंकि 9/11 के बाद फायजा ये 2 लफ्ज़ जो हैं ये एक किस्म का ये अंग्रेजी में कहते हैं एनाथेमा, यानी कि वो एक टेररिस्ट या टेररिज्म और एक न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर का पूरा फ़ायदा ट्रंप साहब उठा रहे हैं। जब भी कोई बात होती है वो कहती हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियराइज होने जा रहा है, और हिंदुस्तान क्या कहता है, जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होती है वो कहता है वो टेररिज्म होने वाला है, ये दुनिया टेररिज्म करती है, पाकिस्तान टेररिज्म करता। तो ये अब हमें इसके ऊपर संजीदगी से प्रोजेक्ट करना होगा ऑन कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस के ऊपर कि ये जो हिंदुस्तान की नई डॉक्ट्रिन है कि टेररिज्म इज इक्वल टू डिक्लेरेशन। अब जबकि वो फ्लैग फॉल्स फ्लैग होता है, मैंने खुद 3 दिन के बाद जब से फॉल्स फ्लैग हुआ जी करने साहब ऊपर इन्होंने ये नई डॉक्ट्रिन करने साहब आपकी तरफ आती हूँ मैं। नजीर साहब जरा अपना कमेंट पूरा कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नजीर साहब। तो विद इन 3 डेज मैंने उनकी एक लाइव वीडियो देखी सुननी, जिसमें एक उनका नुमाइंदा, एक उनका करिंदा पंजाबी में इसको कह रहा है अपने बॉस को कि मैं पहुंच गया थे, ऐसे बड़े खोल पहने बुलेट्स थे और वो तो कोई है नहीं बंदा थे, तो ये नुकसान हुआ। आगे से उसका जो बॉस है वो कहते ओ चुप कर, एक गल नहीं करनी, तू होर चुकला तो वापस पुलिस स्टेशन आ, तो मैं पहुंच रहा। अच्छा वो जो आदमी था वो जरा सी इनोसेंट था, वो कहने लगा कि मैं उर्दू में कहता हूँ कि सर वो जो लोग थे वो तो इस तरफ गए थे। उसे और चुप कर। फिर ये लड़का कहता है कि सर उस तरफ तो हमारी चौकी है। अब आप मुझे बताइए कि उनका एक कारिंदा खुद कह रहा है कि ये जो लोग थे उस तरफ गए हैं जिस तरफ हिंदुस्तान की अपनी फौजी चौकी है। और नजीर साहब पाकिस्तान ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की का भी तो कहा था ना कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, वो उस तरफ भी कोई नहीं आया। आज तक ये जो है ना अनहेयर्ड ही चीज़ पड़ी हुई है कि इस पे हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। हालांकि इंटरनेशनली तमाम दुनिया से हम देख रहे थे कि इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था पाकिस्तान के इस कदम को। देखें यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इसको कंडम किया, ठीक है, हमने भी कंडम किया, लेकिन बगैर सबूत के, बगैर एविडेंस के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप अपने पड़ोसी कंट्री की सॉवरेंटी को वायलेट कर रहे हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने टेररिस्ट के लोगों के ऊपर उनके कहने के मुताबिक हमने उनको हिट किया, नो, आपने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट किया, और सॉवरेंटी की वायलेशन इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब बजाते खुद तो इंटरनेशनल लॉ डजंट अलाउ एनी कंट्री
एनी कंट्री बाय द वे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कि आप बॉर्डर क्रॉस करें, चाहे वो बॉर्डर फिजिकल क्रॉस हो या जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो दैट इज सॉवरेनिटी की वायलेशन थी। तो पाकिस्तान का जो जवाब था वो बिल्कुल बिफिटिंग था, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट एग्रेशन होगा तो आपको हक है जवाब देने का आर्टिकल 51 के तहत। बिल्कुल तो सही कह पाकिस्तान रहे ने हैं दिया, सर। इसी वजह से जी 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 सर, मैं इसी आपकी तरह जी जी इसी जी एक लाइन, इसी वजह से दुनिया ने नज़ीर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जी नज़ीर साहब, मैं आपकी जी, तरफ आती हूँ। जी। कर्नल साहब से जानूँ। कर्नल साहब, सर जंग का जाविया बदल दिया पाकिस्तान ने। पहले तो बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर जब एग्रेसर ने आके एग्रेशन दिखाया, तो फिर पाकिस्तान ने बताया। पहले तो पाकिस्तान कह रहा था ना कि हाँ ठीक है, न्यूट्रल जो है आप मेम्बरान को ले लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। प्राइम मिनिस्टर साहब के इस ऑफर को बड़ा पॉजिटिव लिया गया था, लेकिन जिन्होंने खुद वो किया हो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? जैसे अभी नज़ीर हुसैन साहब ने भी एक जो ऑडियो लीक हुई थी उसकी भी डिटेल बताई है। अब आप क्या देख रहे हैं? अभी जो कल मुझे एक लाइन बड़ी मज़े की लगी डीजी साहब की, अहमद शरीफ साहब की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया और कहा कि कोई मर्दाना नाम ही रख लें, कोई नाम ही कोई बेहतरीन रख लें। सर ये तो चले हो गया लाइटर नोट में। आपको क्या लगता है कि भारत ने लेसन ले लिया है या अभी दोबारा कोई गलती करने की हिम्मत करेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये भारत नहीं है, ये इजराइल है। पीछे से ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का फेज था, जो कि ईरान पे जाने से पहले मुकम्मल करके हमें साइजअप करना था, और ये बड़े सालों से पहले प्लान था। वो मोदी तो ऐसे एजेंट है, टूल है फॉरेन पावर्स का। वो जैसे उन्होंने इस्तेमाल करना है, वो अपनी कौम को भी उसने सारी को अमन की बजाय सबको रिस्क में डाल दिया, और अपनी सारी फोर्सेस को भी। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, उनके कश्मीर के कोर कमांडर ने रिजाइन किया था जी उस जी वक्त। जी उसके बाद कई सारे दूसरे लोगों ने उनको मना किया था कि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं, बाज आ जाए। और मैं एक चीज और याद कराना चाहूंगा कि हमारी एक्यूरेसी और हमारी प्रोसीजर मिसाइल की और एट द सेम टाइम एयरफोर्स की इतनी एक्यूरेट, इतनी शार्प और इतनी लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई थी। और अभी उसमें कि जितने भी हमने चीज़ें पहले इस्तेमाल की थी, हम उनसे इस एक साल में बहुत आगे जा चुके हैं। आज के दिन में हमने फतेह 3 लॉन्च किया है जी। फतेह 3 क्या है? 3 मैक की स्पीड पे है, जो ना देखा जा सकता है, ना रडार में, ना किसी भी लेटेस्ट, कोई भी, ना रशियन या अमेरिकन, इंडियन के पास तो है ही नहीं कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा रडार नहीं कि जो उस मैक 3 को इंटरसेप्ट कर सके। फतेह 3 को उनके ब्राह्मूस से बहुत बेहतर है, और जितने भी इनके हवाई अड्डे हैं, इनकी कंसंट्रेशन है, कंटोनमेंट है, सारी की सारी इंडिया में अभी उसके रेंज में है। आज जो लॉन्च किया है तो उधर तो इस वक्त मातम हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये तो हम नहीं रुकने वाले, हम इससे भी आगे जाने वाले। इनको अंदाजा नहीं कि हम कहाँ तक पहुंच गए। हमारे गलती अगर जी जी कभी भी जैसे कर्नल साहब, डीजी साहब ने कहा कि हमने मजमूई पावर की जो पोटेंशियल है उसका 10 से 15% दिखाया था, तो अभी हम 14 अगस्त को भी कुछ करने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो भी दिखाने जा रहे हैं। तो भारत को क्या कान हो गए होंगे कि भाई अब नहीं इस ताकत को छेड़ना, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में एक नई ताकत बन के उभरा है? देखिए जी, मैं जितने भी इंडिया के पॉडकास्ट हैं टॉप के, उनके एक को मॉनिटर कर रहे हैं, ईरान में भी और यूएसए में भी और पाकिस्तान के भी। एक बंदा इंडिया का नहीं है कि जो ये कह सकता हो कि पाकिस्तान कोई 2 कदम पीछे है। हर बंदा खुल के, इंडियन खुल के, उनके जो जितने भी स्कॉलर हैं, सीनियर वेटरन्स हैं, एनालिस्ट हैं, जो ना सिर्फ दुनिया के बल्कि इंडियन खुद इसको कन्फेस कर रहे हैं और उसको मोदी को मना कर रहे हैं कि अभी इस चक्कर में ना आना। नहीं तो, और ये भी हकीकत है, अगर मोदी ने अभी संदूर 2 लॉन्च किया, मैं तो कहूँगा ये संदूर 3 होगा। उसका संदूर 2 तो उसने हमें टेररिज्म में लॉन्च कर दिया हुआ ऑलरेडी। ये जितनी टेररिस्ट के अटैक हो रहे हैं, ये संदूर 2 का हिस्सा है। प्रॉक्सीज के थ्रू संदूर लॉन्च किया, संदूर 2 तो लॉन्च कर दिया, सही नजर नहीं आएगा। तो इस वक्त जी 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 ये मैं चाहूंगा कि जो हमारी फोर्सेस ने ये अचीव किया था, मैं याद कराऊंगा आपको
कि जब पायलट्स ने जाना था SA-400 के लिए तो उन्होंने सिग्नेचर करके गए थे, बुक के ऊपर डेथ वारंट साइन करके गए थे अपने। जी जी एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान के ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ये किधर दिन के इंडिया किस जहाजत में है, किस चक्कर में है? ये तो हमारे बच्चे पैदा ही होते हैं जहाज के लिए, और ये एजाज है हर एक का। शहीद होना कोई हमारे लिए तो शहीद होना बात है, और हम तो खुशी मनाते हैं, हमारे तो ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया भी अटेम्प्ट करेगा कभी भी। ठीक हो गया नजीर साहब, करेगा जी जी। तो फिर उसका इंडिया करेगा, फिर उसका साइज छोटा होगा, फिर पाकिस्तान थोड़ा सा और पहले थोड़ा गया भी काफी अंदर चला गया होगा। अच्छा, इंडिया बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नज़ीर साहब, पहले जो पाकिस्तान ने जवाब दिया तो 5 घंटे के अंदर अंदर, मुझे याद है हम सारे कवर कर रहे थे और उस वक्त सोए भी नहीं थे कि सूरत हाल जो जंगी चल रही थी, 5 घंटे के अंदर अंदर घुटनों पे आ गया था भारत। वो सुपर पावर, अब तो खैर सुपर पावर नहीं, उसको जो भी कह लें आप, अमेरिका उस वक्त ये कहता था, वहाँ की एक स्टेटमेंट आई थी सामने कि जी हमारा तो इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, ये उस खित्ते का या उन दोनों पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। जब भारत को पड़ी मार पाकिस्तान से और खूब हुई पटाई तो उनका मामला भी बन गया, उनकी मुदाखलत भी आ गई बीच में, चले सीज़ फायर भी हो गया। अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर तो चल रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है, चल भी रहा है सूरत हाल, लेकिन क्या भारत जो है वो दोबारा से संदूर 2, संदूर 3, संदूर 4 कोई भी दोबारा लॉन्च करने की हिम्मत करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट? इसी को थोड़ा कम कर जी देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जी जी। Is it for me or जी जी, नहीं नजीर साहब आप ही से है जी, प्लीज। देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जब JD वॉन्स हिंदुस्तान आया था, अभी वो जंग शुरू होने वाली थी या एक किस्म की प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान अमेरिका का क्वाड का पार्टनर था। उस वक्त हिंदुस्तान अमेरिका का इंडो पैसिफिक में पार्टनर था। वह उसकी पीछे लॉजिक ये था, उनका कहने के मुताबिक ये था कि पिछले 25 साल से नेटो ने और अमेरिका ने वो इंडिया को प्रिपेयर किया हुआ था अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट था उसका। लेकिन जब जंग हुई तो JD वॉन्स 2 दिन पहले इंडिया आया हुए थे। जब वो हिंदुस्तान से वापस गए तो जो अभी आपने 2 जुमले इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि ये तो इनका आपस का मामला है और ये 1000 साल से आपस में लड़ रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। अब हुआ ये कि बाजी पलट गई। एक ही 4 घंटों की जंग जो थी हवा में, उस वक्त सबसे बड़ी एरियल कॉम्बैट था रिसेंट हिस्ट्री में, उसमें पासा पलट गया। जब वो पासा पलटा तो अमेरिका ने भी अपना नैरेटिव भी बदला, अपनी कहानी भी बदली, अपनी पॉलिसी भी बदली और अपने व्यूज भी बदले। और वही JD वॉन्स, हमने उसे वेलकम किया इस्लामाबाद के अंदर। अब आप देखें वॉट कुदरत का निज़ाम देखें। वो जो कहता था कि आप खुद ही निपट लें, हमारे पास आए और ये अल्लाह की तरफ से अभी हमें इज्जत दी गई है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं दुनिया में, चाहे वो जेलेंस्की हो यूक्रेन का, चाहे वो मोदी हो हिंदुस्तान का, जब भी इनको मुश्किल पेश आती है, मुश्किल से मुराद है कि इनके इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो ये इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करते हैं। ये जो मई की जंग थी फायजा, ये प्लान थी कि इस तरह ये होगा, इस तरह लॉन्च होगी, इस तरह ये प्रोग्रेस करेगी और हम इलेक्शन जीतेंगे। अब ये आइंदा भी होना है। मैं आपसे अर्ज करूं, आपको यहीं पर इसको बंद करना होगा। ये नजीर साहब यही थी ना, उस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस का इशू था। चले वो इलेक्शंस हो गए जिस तरह से भी हुए। अब ये चूंकि एक आदत पड़ गई है नरेंद्र मोदी को, अगर हम उनके एक हिस्ट्री देखें, जब वो CM थे पंजाब को लेके, तो उनकी एक तारीख है कि वो मुसलमानों का खून बहाते हैं और उस पर वो सियासत करते हैं।